Electricity and Magnetism course, lecture number 2. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will discuss about Coulomb's law. So आइए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं. आज के लेक्चर का उन्वान है Coulomb's laws for electrostatics. सो कूलम्स लॉ में जाने से पहले ज़रूरी है कि हम थोड़ा बहुत मतलब उस बंदे के बारे में जानने की कोशिश करें जिसने ये लॉ प्रेजेंट की और फिर इसको पहले इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया और फिर बाद में इसको प्रेजेंट किया मैथमेटिकल फॉर्म में और इसको मतलब उसी तरीके से फिर थ्योरीज में इसको एक्सप्लेन किया. सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशंस फ्रॉम द फाउंडर ऑफ द कूलम लॉ. That is the man, the scientist. His name is Charles Coulomb. जो चार्ल्स कूलम्स थे ये बेसिकली मतलब इसका जो दौर था ये था बिटवीन 1736 टू 1806. मतलब इसका जो टाइम था जिस दौरान ये जिंदा रहे वो दौर था 1736 से 1806 तक. एंड ही वाज बेसिकली अ फ्रेंच फिजिसिस्ट. मतलब ये एक फिजिसिस्ट थे जिसका ताल्लुक फ्रांस से था. And he has many contributions, but the main contributions of the Charles Coulomb is in the field of electrostatic and magnetism. ठीक है, मतलब चार्ल्स की जो हमारे पास एक कूलम है, चार्ल्स कूलम्स है, इनके बहुत सारे मतलब कंट्रीब्यूशंस है. जो फिजिक्स के डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें इनकी कंट्रीब्यूशंस है. लेकिन जिस जिस कंट्रीब्यूशंस के लिए मतलब ये जाना जाता है वो है मतलब उसकी जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की फील्ड में है, उनके लिए ये ज़्यादा तौर पर जाना जाता है. इसके अलावा इसने और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम किया जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स और एरोगोनॉमिक्स में. मतलब इन फील्ड में भी इसने काम किया. लेकिन ज़्यादातर जो शोहरत मिली है इसको वो मिला है इसकी काम की वजह से जो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया है. और पर्टिकुलरली इसकी जो जो लॉ है जो मशहूर है कूलम्स लॉ के नाम से, ज़्यादातर शोहरत इसको इसी से मिली. सो आइए चलते हैं इस कूलम्स लॉ के बारे में कि कूलम्स लॉ हमारे पास ये क्या है और ये क्या स्टेट करती है अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चार्जेस. सो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप that has been utilized for to understanding the behavior of the charges is being shown here in this particular figure. मतलब ये जो डिवाइस उस वक्त यूटिलाइज हुई दैट वाज समहाउ लुक लाइक दिस कि जिस तरह आपको फिगर्स में दिख रहा है. दिस बीन नोन एज टॉर्शन बैलेंस. ठीक है, और इसी से कूलम्ब ने बेसिकली जो चार्जेस की जो बिहेवियर थी उसको अंडरस्टैंड किया. ठीक है, सो व्हाट एक्चुअली कूलम्ब डिड, चार्ल्स कूलम्ब मेजर्स the magnitude of the electric forces between two small charge sphere. ठीक है, कि दो स्मॉल चार्ज स्पेयर थे उसके पास. यहाँ पर सेटअप में आप देख सकते हैं मतलब ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. ठीक है, कि उसने एक मतलब जिस तरह बाकी चीज़ें आप लोगों को दिख रही है कि एक फाइबर है, इस फाइबर से मतलब उसने क्या किया कि यहाँ पर देखते हैं कि ही हैज सस्पेंडेड टू स्पेयर. एक दो स्पेयर उसके साथ वो सस्पेंडेड उसने किए थे. मतलब जो इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी हम जो इससे पहले वाली कोर्सेज है उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं. मतलब आप लोग लोअर लेवल पे या मैट्रिक या एंटर कोर्सेज पे उनको पढ़ चुके हैं, इतने डिटेल में हम नहीं जा रहे. तो ये हमारे पास था क्या है, टॉर्शन बैलेंस है. मतलब ये जो दो चार्ज बॉडीज है दे आर बीइंग सस्पेंडेड विद दिस फाइबर. ठीक है, सो अब ये रेस्ट के फॉर्म में है. अब इसमें होता क्या है कि जब हम एक चार्ज बॉडीज को इन चार्जेस के करीब ये जो बाकी बॉडीज है उसके करीब लाते हैं, सो देयर वी हैव सम रोटेशंस. तो इनमें एक रोटेशंस वो प्रोड्यूस होती है. एंड दैट रोटेशंस हियर वी हैव अ मिरर कि यहाँ पर हमारे पास एक मिरर लगा होता है कि दैट बेसिकली मेजर दैट रोटेशंस. मतलब वो जो डिफ्लेक्शन होती है उसको नोट करते हैं. एंड हियर वी हैव दिस स्केल्स और स्केल्स पे फिर वो रीडिंग आ जाती है कि हाउ मच डिफ्लेक्शंस दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, कि वो डिफ्लेक्शन हमारे पास कितने हैं एंड हाउ मच दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड. तो ये एक्सपेरिमेंटल एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन है कूलम्स लॉ में जो अपरेटस यूज हुआ था और या आज भी यूज हो रहा है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द कूलम्स लॉ. सो इट लुक लाइक दिस. ठीक है, जिस तरह इस पिक्चर में वो दिख रहा है. तो इसी से कूलम्स में जो मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्सेस है दो स्मॉल चार्जेस के बीच उसको मेजर किया.
सो उसने फाइंड आउट किया, मतलब इससे कूलम ने क्या फाइंड आउट की, कूलम ने फाइंड आउट किया कि द फोर्स either is the force of attractions between the two oppositely charged object, या between the two oppositely charged bodies, ठीक है। क्या हम कहते हैं कि या ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज, और टू आई मीन द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द सिमिलरली चार्ज बॉडीज, ठीक है। सो कूलम ने इसको मेजर किया एंड ही शोड हिज एनालिसिस लाइक दिस, ठीक है, कि उसने अपने जो एनालिसिस को इसको इस तरह पेश किया कि द फोर्स, मतलब जो फोर्सेस है दो चार्जेस के बीच, इररिस्पेक्टिव कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसने ये एनालिसिस वो किया, वो ये ऑब्जर्वेशन पेश की कि द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शंस टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। कि मतलब यहाँ हमारे पास दो चार्जेस है और दो चार्जेस को आप एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स बनती है, इररिस्पेक्टिव कि वेदर वो रिपल्सिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, कि चार्ज के दरमियान जो क्या है, जो सेपरेशंस है, ये फोर्स की मतलब जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू व्हाट, टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशंस, ठीक है। मतलब अगर सेपरेशन दोनों के बीच हम इसको डिनोट करते हैं आर से, सो इट्स बीन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ दिस आर, ठीक है। जो दोनों स्पेयर्स या दोनों जो चार्ज है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है और उनके स्क्वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शन और मतलब जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, और ये बिल्कुल जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, ये इसके अलोंग डायरेक्टेड है, ठीक है। एंड डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, कि जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है उसी लाइन के साथ ही ये क्या है, इसी लाइन के साथ ही ये डायरेक्टेड है। सो ये पहला पोर्शन है इसी लॉ का कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। कि चार्जेस के बीच जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और डायरेक्टेड है उस किसके जो पाथ है, जो लाइन है, जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है, उसी के अलोंग ये मतलब इसकी डायरेक्शन है। और जो सेकंड पोर्शन है वो ये है कि द फोर्स इज प्रोपोर्शंस टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। कि ये जो फोर्सेस है दोनों चार्जेस के बीच, वो उनके जो प्रोडक्ट है चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है। व्हाट इट मीन, इट इसका मतलब है कि जितनी चार्जेस बड़े होंगे, जितनी चार्जेस के मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, तो उतना ही फोर्स वो क्या होगा, फोर्स ताकतवर होगा, फोर्स ज़्यादा होगा। मतलब अगर पहले चार्ज को मतलब हम डिनोट करें कि जो पहली बॉडी है, पहला चार्ज है वो हमारे पास Q1 है और दूसरा हमारे पास Q2 है, ठीक है। जो दो पार्टिकल है उस पे हम चार्जेस को लेते हैं, एक को चार्ज Q1 दूसरे को चार्ज Q2। तो जो सेकंड पोर्शन है वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स की वो प्रोपोर्शनल होगी चार्जेस के प्रोडक्ट की, ठीक है। पहला जो पोर्शन है दैट इज लेंथ विद द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, और हम कहते हैं कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशंस बिटवीन द चार्जेस। और दूसरी जो स्टेटमेंट है, जो दूसरा पोर्शन है स्टेटमेंट का, जो न्यूटन लॉ है, वो ये है कि वो जो फोर्स एग्जिस्ट करती है दैट इज बीन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, तो उनकी जो मैग्नीट्यूड है मतलब जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो इन की दोनों के प्रोडक्ट के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब अगर इनकी वैल्यू इंक्रीज करेगी दोनों की, तो मतलब फोर्स की स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करेगी। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट वो क्या है, डिक्रीज करेगी, तो जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो डिक्रीज करेगी। सो बी रिमेंबर कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ, कि मतलब ये जो लॉ है हमारे पास मतलब ये है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के लिए है, और क्या है, बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, कि दो हमारे पास अगर स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हो तो उसी के लिए हमारे पास ये जो कूलम लॉ है, मतलब ये लॉ सिर्फ उनके लिए वैलिड है कि दोनों जो चार्जेस है दे आर पॉइंट चार्जेस, एंड इट्स ओनली फॉर
द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन दोज टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कि ये इन दो पॉइंट चार्जेस के लिए ही मतलब वैलिड है। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि कूलम लॉ इज वैलिड फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि पॉइंट चार्ज क्या है, व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज। तो थोड़ा सा पॉइंट चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि द टर्म पॉइंट चार्ज रेफर टू पार्टिकल्स ऑफ जीरो साइज, ठीक है, कि पॉइंट चार्ज से मुराद हम क्या लेते हैं, पॉइंट चार्ज से बेसिकली हम मुराद लेते हैं एक पार्टिकल्स को जिसकी साइज क्या हो, जिसकी साइज जीरो साइज हो, एंड दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस पे एक इलेक्ट्रिक चार्ज हो, मतलब जिसकी साइज जो है ना चार्ज के मिकदार के मुकाबले में क्या हो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो। या सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि हम पॉइंट चार्ज से मुराद ऐसा पार्टिकल ले रहे हैं जिसकी साइज जीरो हो और वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता हो। सो ये हमारे पास बेसिक डिफिनीशन है पॉइंट चार्ज की। लेट मी रिपीट इट अगेन, द टर्म पॉइंट चार्ज रेफर टू अ पार्टिकल ऑफ जीरो साइज दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, कि पॉइंट चार्ज एक ऐसे पार्टिकल्स को रेफर करता है जिसकी साइज जीरो हो और वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करे, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करता हो। So the electrical behavior of an electrons and proton is well described by modeling them as a point charge। मतलब इसी को हम लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, हम कहते हैं उसको सही मानों में मतलब डिस्क्राइब किया जा सकता है जब हम इनको मॉडल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब इसको अगर हम पॉइंट चार्ज की तनाजुर में लेते हैं तो उनकी जो बिहेवियर है, जो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर है, उसको सही मानों में हम क्या कर सकते हैं, उसको सही मानों में हम मॉडल कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। सो अब जो हमारे पास कूलम्स लॉ है, अब कूलम्स लॉ को जब हम देखते हैं सो यू विल नो दैट कि जो फोर्स है, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि फोर्स डिपेंड करता है बेसिकली क्या पे, कि द फोर्स इज अट्रैक्टिव। हमने कहा था कि चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। चार्जेस का ये भी है कि एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो सकता है, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव पहला पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। सो अगर हमारे पास क्या है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास चार्जेस अपोजिट है, ठीक है, सो द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर चार्जेस हमारे पास क्या है, अपोजिट है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम कहते हैं कि हमारे पास जो कूलम फोर्स है इट विल बी अट्रैक्टिव। लेकिन अगर हमारे पास हम कहते हैं कि चार्जेस हमारे पास सेम है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल से दैट कूलम फोर्स विल बी रिपल्सिव। सेम चार्जेस के बीच कूलम फोर्स रिपल्सिव होगी, और अपोजिट चार्जेस के बीच जो कूलम फोर्स है दैट विल बी अट्रैक्टिव, ठीक है। बट बी रिमेंबर के फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कि ये वाली जो हमारे पास फोर्स है, कूलम फोर्स है, या मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। सो ये जो बात हमने की कूलम्स लॉ के बारे में, इनको हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे शो करेंगे, ठीक है। सो मैथमेटिकली वी कैन प्रेजेंट द कूलम लॉ लाइक दिस, एफ ई, यहाँ पर हमने एफ रिप्रेजेंट द फोर्स, द सबस्क्रिप्ट ई इज फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू के ई magnitude of the charge, the first charge, that is q1, multiply by the magnitude of the second charge, that is q2, divided by the square of the separations between the two charges, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। ये कूलम्स लॉ की हमारे पास मैथमेटिकल लॉ है, मैथमेटिकल फॉर्म है। सो बी रिमेंबर, जो एसआई यूनिट है चार्ज की, वो हमारे पास क्या है, दैट वी मेजर इन कूलम्स, मतलब जो चार्जेस की हमारे पास जो यूनिट्स है मेजर करने के लिए, वो हमारे पास क्या है, कूलम है। और इसी क्वेश्चन में आप यहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी, ये कांस्टेंट देख रहे हैं, दैट इज के विद सबस्क्रिप्ट ई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कूलम कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, ये कूलम कांस्टेंट है, और इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 8.9876 and 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है।
और ये हम कहते हैं कि ये आल्सो इज आल्सो इक्वल टू इन मैथमेटिकल फॉर्म दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इस रिलेशन के भी मतलब बराबर है। और इसको हम फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटली भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बाद में हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि किस तरह हम के की वैल्यूज को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ई नॉट है इसको एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन हमने यहाँ पर ई नॉट थोड़ी सी हमारी जो यहाँ पर है पावर पॉइंट की जो स्किल्स है मतलब थोड़ी सी वो नहीं है, तो इसको हमने एप्सिलॉन नॉट को ई नॉट के फॉर्म में लिखा है। बी रिमेंबर कि दिस नॉट ई नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन वो जो हमारी टाइपिंग है या स्किल्स है वो इतनी है कि हम एप्सिलॉन नॉट को इधर पुट करते हैं, तो यहाँ पर इट लुक लाइक इन द फॉर्म ऑफ ई नॉट। दिस इज नॉट ई नॉट, दिस इज बेसिकली एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास क्या है, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और इसकी एक मैथमेटिकल वैल्यू है, एक फिक्स मैथमेटिकल वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 8.8542 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको भी हम इसी रिलेशन से जब यहाँ पर के की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और जब कैलकुलेशंस करेंगे, सम सैम्पल अलजेब्रिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, सो ये मैथमेटिकल वैल्यूज हमारे पास वो आ जाएगी। अच्छा, सो कूलम्स लॉ के लिए जिन चीज़ों को हमने नोट करना चाहिए और वो ये है कि वी शुड रिमेंबर द चार्जेस नीड टू बी एंड कूलम्स के मतलब जिन बातों को हमें जब जब भी हम न्यूटन लॉ जो कूलम्स लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए चंद बातों को जहन नशीन करना ज़रूरी है। वो ये है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो चार्जेस हम यूज़ करते हैं, बी रिमेंबर के देयर मैग्नीट्यूड शुड बी इन कूलम्स, या इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो कूलम्स में होगी। ठीक है, और ई जो है हमारे पास जो चार्ज है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मतलब ये हमारे पास चार्जेस की स्मॉलेस्ट यूनिट है एक्सेप्ट कार, मतलब ई से मुराद है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है एक्सेप्ट दैट फॉर द कार्स। अगर मतलब इससे स्मॉलर यूनिट हमारे पास है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कार्स उसको हम कहते हैं, मतलब इससे स्मॉलर चार्ज मतलब उनकी हो सकती है, वरना हम कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की चार्ज हमारे पास स्मॉलर चार्ज है। और इससे स्मॉलर हमारे पास अगर हो सकती है तो वो है चार्ज ऑफ द क्वार्ट्ज, को फ्रैक्शन में होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज या प्रोटॉन की चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 एंड 10⁻⁻19 कूलम के इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है ये हमारे पास इस मैग्नीट्यूड के बराबर है। सो अगर इसको हम कूलम में कंसिडर करें, so 1 coulomb needs 6.24 and to 10 raised to a power 10 raised to a power 18 electrons or protons। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज है कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 and 10 raised to a power -19 कूलम। अगर हम कहते हैं कि हमें 1 कूलम चार्ज चाहिए, तो 1 कूलम चार्ज हमारे पास कितना होगा, 1 coulombs of charge basically need 6.24 into 10 raised to power 18 electrons or proton। सो 1 coulombs हमारे पास एक बहुत बड़ी यूनिट है। सो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन चाहिए होंगे। 6.24 10 raised to power 18 electrons or protons, they are being needed to generate 1 coulomb of charge। मतलब कूलम हमारे पास बेसिकली एक बड़ी यूनिट है। सो मतलब हमें डील करना है छोटी लेवल पे, मतलब स्मॉलेस्ट साइज पार्टिकल से, स्मॉलर चार्ज पार्टिकल से। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, बजाय इसके कम कूलम्स को जो कि बड़ी यूनिट है, हमें टिपिकल स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं चार्ज के लिए, दैट वी कॉल माइक्रो कूलम। ठीक है, वो जो टिपिकल रेंज है, टिपिकल चार्जेस है दैट वी टेक इन द यूनिट ऑफ माइक्रो कूलम रेंज, उसमें उसको माइक्रो कूलम रेंज में वो लेते हैं। एंड बी रिमेंबर दैट फोर्सेस, जो फोर्स है जिस तरह के आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा या पिछले कोर्सेज में पढ़ा है कि फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, सो पार्टिकल्स जो हमारे पास है, कि हम कहते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ पार्टिकल्स है, और उनमें जो पार्टिकल्स है जो कि इनकी क्या है
जिनके चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स है या न्यूट्रल पार्टिकल्स है, यहाँ पर इस टेबल में आप इनको देख सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक पार्टिकल्स है, जो वेल नोन पार्टिकल, इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे अननोन मतलब जो बहुत सारे पार्टिकल्स है जो कि यहाँ पर जब आप ये पर्टिकुलर कोर्स पढ़ रहे हो तो इस लेवल पे वो आपके लिए मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अननोन है। तो लेकिन ये वाले जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर बीन वेल नोन टू यू। ठीक है। सो चार्ज इन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो चार्ज हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज इज माइनस 1.602, ठीक है, 1765 into 10 raised to power minus 19 कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की चार्ज सेम है, लेकिन जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव। यहाँ पर जब फिर न्यूट्रॉन की तरफ हम आते हैं तो हम कहते हैं न्यूट्रॉन की जो नेट चार्ज है दैट इज इक्वल टू 0। वो फिर हायर क्लासेस में हम उसको डील करेंगे कि वाई द नेट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज 0। यहाँ पर फिर मैस की हम बात करते हैं तो मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1094 10 टू पावर माइनस 31 kg। और फिर जब हम देखते हैं मास ऑफ द प्रोटॉन्स और मास ऑफ द न्यूट्रॉन को, सो इन दोनों की जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट द सेम, दैट इज 1.672 into 10 raised to power minus 27 kg। ठीक है, दोनों की मासेस हमारे पास सेम है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिकली अगर हम देखें इसी टेबल्स में आप देखें, सो इलेक्ट्रिकली हम कहते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दे हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल चार्ज एंड मैग्नीट्यूड। कि इनकी जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड चार्ज की जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब वो सेम है। लेकिन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर आप उनकी मास डिस्ट्रीब्यूशन या मास को देखें सो दे हैव अ ह्यूज डिफरेंस इन मास। कि मास प्रोटॉन की बहुत ही बड़ी है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन चार्ज वाइज देखें तो दोनों ऑलमोस्ट दोनों जो है सेम चार्ज कैरीज करते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों की अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखें, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेम मास कैरी करते हैं, लेकिन इनकी चार्जेस डिफरेंस हैं। प्रोटॉन हैज़ अ ह्यूज चार्ज बट अनलाइक दैट न्यूट्रॉन हैज़ अ नेट चार्ज इक्वल टू 0, उनके 0 चार्ज है। सो वेक्टर फॉर्म में जो हमारे पास कूलम लॉ है उसको हम कैसे लिखेंगे, या हम कहते हैं जिस तरह हमने कूलम्स लॉ में डिस्क्राइब किया है कि हमारे पास वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, कि हमारे पास दो चार्जेस है। ठीक है। और हम कहते हैं दोनों की क्या है, दोनों हमारे पास सेम चार्ज पार्टिकल्स है। एक को हमने डिनोट किया दैट इज Q1, दूसरे को नोट किया है Q2 से। ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे पास जो चार्ज Q1 है वो चार्ज Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। सो द फोर्स दैट चार्ज Q1 exert on charge Q2 is denoted by F12। The arrow signs basically show the vector notations are the directions। ठीक है, हम कहते हैं कि it's directed from first to the second। और जो चार्ज Q2 है वो जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट कर रहा है Q1 पे, दैट इज बीन डिनोटेड बाय F21 विद एरो साइंस फॉर द वेक्टर फॉर्म। ठीक है। और ये आप लोगों ने पहले नोट किया कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, दैट इज आर। और जो डायरेक्शंस है दैट इज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड, दैट्स व्हाई वी हैव डिनोटेड इट एज unit vector R12। The subscript 12 it mean that the direction is along the line joining the two charges and is directed from first to the second charge। और चूंकि फोर्सेस हमारे पास चूंकि चार्जेस सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, सो जो फोर्स होगी दैट विल बी रिपल्सिव। ठीक है। अब इन फोर्स को दोनों के दरमियान जो फोर्स है, जो रिपल्सिव फोर्स है, दैट कैन बी शोन, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, कि फोर्स F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर R1 to 2, कि जो फोर्स है जो डायरेक्टेड है फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड। और जिस तरह हमने पहले बात की थी कि ये हमारे पास R with the cap of 1 2 with the cap is basically a unit vector and directed from Q1 to Q2। सो और पहले हमारे पास ये फैक्ट वेल नोन है कि चार्जेस चूंकि हमारे पास क्या है, सेम चार्जेस है, सो दे विल हैव रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान जो फोर्स होगा
और वो रिपल्सिव फोर्स होगा। सो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है हमारे पास वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। मतलब कि जो फोर्स है Q1 पे दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट एंड डायरेक्शन टू द फोर्स ऑन Q2। ठीक है, थर्ड लॉ को ओबे करते हैं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर होगी बट दे विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब है कि चार्ज 1 की जो फोर्स है चार्ज 2 पे दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ चार्ज 2 एंड चार्ज 1 बट दे विल बी इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, सो विद द लाइक साइन मतलब अगर साइंस हमारे पास सेम हो चार्जेस की सो द प्रोडक्ट Q1 Q2 इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर दोनों हम कहते हैं कि चार्जेस हमारे पास सेम है तो फिर क्या होगी, दोनों चार्जेस की जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगी एंड द फोर्स इज रिपल्सिव। फोर्स हमारे पास क्या होगी, इस पर्टिकुलर केस में फोर्स हमारे पास वो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, अब फिर हमारे पास है कि दो पॉइंट चार्जेस है लेकिन पॉइंट चार्जेस हम कहते हैं कि वो दोनों अपोजिटली पॉइंट चार्जेस है। कि मतलब क्या है कि अगर पॉइंट चार्जेस एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो दोनों के दरमियान क्या होगा, जो फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ दे विल हैव एन अट्रैक्टिव फोर्स। वो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक दूसरी सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है कि दो चार्जेस है डिस्टेंस r पे एक दूसरे के साथ एक दूसरे से सेपरेटेड है। ठीक है, सो अगर मतलब है चार्जेस अपोजिट है तो वे एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। सो विद अनलैक साइंस फॉर द चार्जेस जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव एंड द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। फोर्स हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव होगी। अच्छा, इस सिलसिले में हमारे पास एक फाइनल जो चीज़ है दैट यू शुड रिमेंबर वो ये है कि द साइंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 गिव्स द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। कि मतलब जब हम प्रोडक्ट लेते हैं दो चार्जेस है हमारे पास वो एक दूसरे पे रिएक्ट कर रहा है और उनके प्रोडक्ट का जो साइन आता है वो बेसिकली शो करता है कि डायरेक्शन जो फोर्स की डायरेक्शन है बिटवीन द टू चार्जेस वो उसकी डायरेक्शन को वो मतलब शो करता है। ठीक है, कि जो साइन आता है प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट लेते हैं दोनों चार्जेस की और उन चार्जेस के साथ जब मतलब साइन आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो बेसिकली रिलेट करता है डायरेक्शन को कि जो फोर्स की डायरेक्शन है दोनों चार्जेस के बीच Q1 और Q2 की उसके डायरेक्शंस को वो डील करते हैं। सो द एब्सोल्यूट डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, मतलब ये आपको याद रखना होगा कि जो एब्सोल्यूट डायरेक्शंस है वो बेसिकली जो चार्जेस की लोकेशंस है वो इसके मदद से हम उसको वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब एक और क्वेश्चन राइज होता है कि इफ यू हैव मल्टीपल चार्जेस, मतलब ये तो हम कहते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा चार्जेस है तो उस कंडीशन में फिर क्या होगा, सो बी रिमेंबर कि उस कंडीशन में फिर हम जो वेक्टर समेशंस की जो रूल्स है ठीक है, उस रूल्स को जो वेक्टर मतलब है वेक्टर एडिशन या सब्ट्रैक्शंस की जो मतलब रूल्स है उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे। फॉर दैट वी शुड रिमेंबर टू ऐड द फोर्सेस एज अ वेक्टर्स के वेक्टर फॉर्म में हमने फोर्सेस को ऐड करना होगा। सो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1 इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस exerted on it by other charges। I mean that is the sample vector additions। ठीक है, सो इसके लिए मिसाल है हमारे पास कि if we have four charges कि हमारे पास अगर चार चार्जेस है so the resultant force on one of these equals the vector sum of the forces exerted on it by each of the other charges। ठीक है, कि मतलब चार चार्जेस है तो उनका जो है मजमुआ हम फाइंड आउट करेंगे कि वो तमाम के तमाम कितना फोर्स वो एक चार्ज पे वो अप्लाई करते हैं, उनको जस्ट हम वेक्टोरिकली सम करेंगे सो दैट विल गिव द फोर्स ऑन द चार्ज Q1। और इसकी मिसाल हमारे पास ये है कि मतलब हमारे पास टोटल चार चार्जेस है और एक ही चार्ज पे हम कहते हैं कि बाकी जो चार्जेस है वो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी कैन राइट मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में हम उनको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है F21 फोर्स F21 बेसिकली द फोर्स ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल 2 on the charge particle Q1। Similarly this is the force on particle 1 due to particle 3।
and this one is the force, the electric force on charged particle q1 due to charged particle q4. तो इस तरह हम मल्टीपल चार्जेस के लिए फोर्स के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि वी हैव जीरो रेजिस्टेंट फोर्स, फॉर एग्जांपल द वन दैट यू कैन सी हियर इन द फिगर, कि हमारे पास जीरो रिजल्टेंट फोर्स है, जिसकी एग्जांपल जस्ट लाइक यू कैन सी हियर इन दिस फिगर। इस फिगर में आप यहाँ पर वो देख सकते हैं कि हमारे पास तीन चार्जेस है, दे हैव देयर रिस्पेक्टिव सेपरेशंस, the total separation is 2 meters, and there you can see that we have this phenomena. So where is the resistant force equal to 0? अब यहाँ पर ये हमारे पास situations है। अब हम कहते हैं कि इसमें कहाँ पर हमारे पास जो resultant force होगा वो कहाँ पर 0 होगा, ठीक है। So for that the magnitude of the individual forces will be equal, कि इसी केस में ये हमारे पास एक ऐसी सिचुएशंस होगी कि जहाँ पर हमारे पास जो इंडिविजुअल फोर्सेस है उनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो आपस में वो बराबर होगी, बट उनकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी अपोजिट। तो हम कहते हैं कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स किस कंडीशंस में वो ज़ीरो होगा। सो उसके हमारे पास एग्जांपल है कि उसी कंडीशन में रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होगा जब हमारे पास दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। सो इन सच अ कंडीशंस उसमें हम कहेंगे कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो रिजल्टेंट फोर्स वो हमारे पास वो ज़ीरो होगा। सो वेल रिजल्ट एन इट विल रिजल्ट इन ए क्वाड्रेटिक, चूज द, मतलब ये हमारे पास यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, you have to choose the route that gives the force in opposite directions, कि वो आपके पास मतलब फोर्स जो आएगी मतलब उससे आपको मतलब पता चलेगा कि उसकी जो जो फोर्सेस है उनकी डायरेक्शंस वो अपोजिट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये वाला मतलब एक है, एक चार्ज है। सो सिंपली आप इसको देख सकते हैं कि इस पे दो फोर्सेस लग रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस मतलब यहाँ पर क्या है कि इस पे इधर से भी फोर्स लग रही है दैट वी डिनोटेड बाय F23, और यहाँ से भी इस पे फोर्स लग रही है दैट वी डिनोटेड बाय 13। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में इस पे वो लग रही है, दोनों तरफ इसको अपोजिट मतलब उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। सो अगर हम कहते हैं कि ये वाली Q2 और Q3 ये क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, सो ये वाला फोर्स क्या होगा, दैट विल बी स्टेशनरी, ठीक है। ये बिल्कुल ही स्टेशनरी होगा, ठीक है, ये स्टेशनरी होगा। लेकिन हम कहते हैं अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इसकी और इसकी ये बराबर है, अगर ये वाला और ये वाला फोर्स बराबर है, तो इन सच कंडीशंस इस पे जो फोर्स लगेगी इट विल बी इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, सो एक दूसरे के असर को ज़ायल करेगी, और ये वाला जो चार्ज है इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में रहेगा। और सच कंडीशन में हम कहते हैं कि जो फोर्स होगा वी विल हैव जीरो रेजिस्टेंट फोर्स, वो जीरो रेजिस्टेंट फोर्स होगा। Similarly, we have the example of electrical force with other forces, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का हम कहते हैं कि बाकी फोर्सेस के साथ इनका कैसे हम इसको कंपेयर कर सकेंगे। सो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ दैट ऑफ अ स्पेयर एंड एक्विलिब्रियम, कि हमारे पास ये देखें एग्जांपल पेंडुलम की एग्जांपल है कि यहाँ पर हम एक स्पेयर को ले रहे हैं, ठीक है। हम कहते हैं द स्पेयर्स आर इन इक्विलिब्रियम, ये स्पेयर हमारे पास इक्विलिब्रियम्स में है, ठीक है। सो अगर ये इक्विलिब्रियम में हो सिंस दे आर सेपरेटेड, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम से हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। सो दे एक्सर्ट अ रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम से मतलब ये हमारे पास स्पेयर है, और स्पेयर हम इनिशियली कहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम सेपरेट करेंगे, सो फिर क्या होगा, दे एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर, तो वो एक दूसरे पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्यों रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों की जो चार्ज है दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वो चार्ज क्या है, वो चार्ज सेम है, तो वो एक दूसरे पे के पास क्या करेगा, एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स वो एक्सर्ट करेगा। और उसकी वजह यह है कि दोनों के दोनों चार्जेस सेम है, और मतलब दोनों मॉडल ईच पेयर एज पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, और दोनों एक दूसरे को इस मतलब इस तरह मॉडल करेंगे
के मतलब दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम के हालत में मतलब होंगे. सो चार्जेस आर लाइक चार्जेस, मॉडल ईच पेयर एज पार्टिकल एंड इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम वाला कंडीशंस वो जनरेट करेगा. सो इट प्रोसीड एज यूजुअल विद इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम. सो नोटिंग वन फोर्स इज एन इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि एक वाला जो फोर्स होगा वो इक्विलिब्रियम फोर्स होगा. सिमिलरली वी हैव अनदर एग्जांपल के इलेक्ट्रिकल फोर्सेस विद अदर फोर्सेस का हमारे पास एक और एग्जांपल है कि द फोर्स डायग्राम इंक्लूड द कंपोनेंट ऑफ द टेंशंस. सो द इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड द वेट. यहाँ पर हमारे पास देखें कि एक मतलब ये हमारे पास बॉडी है, तो यहाँ पर हमने टेंशंस की जो फोर्स है इस डायग्राम में द कंपोनेंट ऑफ द टेंशंस को इसको यहाँ पर वो शो किया हुआ है कि एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के साथ हमने इस बॉल को, इस पेयर को जिसकी पॉजिटिव चार्ज है उसको सस्पेंड किया हुआ है. तो ये जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में, इसको हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है कि इसके एक वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज टी साइन थीटा, और एक उसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज टी कॉस थीटा. तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है that is acting on the sphere in this direction along the horizontal direction. So the electrical force, we say that the electrical force and the weight के इसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्पेयर है इसके जो वेट है, वेट ऑफ द स्पेयर इज बीन बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. जो टी कॉस थीटा वाला मतलब है कंपोनेंट है वो यहाँ पर इस फॉर्म में इस लुक लाइक इज प्लेइंग द रोल ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, ये यहाँ पर देखें कि इस मतलब एक वर्टिकल कंपोनेंट का रोल यहाँ पर वो प्ले कर रहा है. ठीक है, और वो बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द स्पेयर को. लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है मतलब इस फॉर्म में वो रोल अदा करे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का टी साइन थीटा, और इन दैट बेसिकली बैलेंस द व्हाट द इलेक्ट्रिकल फोर्स. सो अगर हम इसको चार्ज के लिए सॉल्व करें, सॉल्व फॉर द क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द क्यू, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एफ चार्ज ऑफ द स्पेयर इज नॉट गिवन. कि अगर हमारे पास हम कहते हैं कि ये चार्ज है और इसका मतलब ये स्पेयर है, इसका चार्ज गिवन ना हो, सो यू कैन नॉट डिटरमाइन द साइन ऑफ क्यू. अगर ये चार्ज गिवन नहीं है सो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. ओनली दैट दे बोथ हैव द सेम साइन. कि वो सिर्फ इस कंडीशन में कि जब दोनों के साइन क्या हो, दोनों के साइन मतलब हो जो साइन है दोनों के अगर सेम हो तो आप उसके उसको पॉजिटिव मतलब उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते. आप ये नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. मतलब अगर दोनों के जो है जो साइन है वो गिवन नहीं है, तो अगर हमारे पास दो स्पेयर है और दोनों की जो साइन है वो सेम है, तो आप इसमें फिर फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव मतलब है. तो उस हालत में ये क्लियर वो नहीं होगा. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.